हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जो आपका पीसीएस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और आजकल काफ़ी न्यूज़ में है। जिसकी हम बात करेंगे टॉपिक है इंडियन डायस्पोरा। वो आपका पीसीएस मेंस जीएस 2 का टॉपिक है जो आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर कवर होता है और आपका टॉपिक नंबर 3.3 जो आपके सिलेबस में दे रखा है उसका एक सब टॉपिक है। इसके पहले भी हम पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस की कुछ क्लासेस लेके उसको हम यूट्यूब लेक्चर्स डाल कन्वर्ट करके आपके चैनल पे डाल चुके हैं। वहाँ पे दो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। एक आपका पंजाब हिस्ट्री में आपके दो टॉपिक्स हैं, उसमें आपका 1.7 सिलेबस के अंडर है, ठीक है, जिसमें हमने रंजीत सिंह जी के बारे में डिस्कस किया है और एक एंग्लो सिख वॉर जो है उनके बारे में डिस्कस किए। बाकी के टॉपिक हम हिस्ट्री के करते रहेंगे, वो आपके जीएस 1 के टॉपिक हैं। आज हम पर्टिकुलरली जीएस 2 का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इंडियन डायस्पोरा को लेके रिसेंटली आपका एमपी में इंदौर में एक कन्वेंशन हुआ है, 17th कन्वेंशन। इसके बारे में हमने प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने करंट अफेयर्स की जो वीडियोस चलती हैं उसमें कवर कर रखा है। तो उस कन्वेंशन का जो थीम रखा है वो है रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। जो हमने यहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल को फाइट किया इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए ब्रिटिश से, उसमें इंडियन डायस्पोरा का रोल जो है इस बार का थीम है। ये एक्चुअली कन्वेंशन जो होती है वो आपकी बायनियल है, 2 साल बाद होती है। तो इस बार ये न्यूज़ में है। पिछली बार 2021 में भी इसके रिगार्डिंग एक मेंस का क्वेश्चन बना था यूपीएससी में। इस तरह से पीसीएस में भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो हम क्योंकि टॉपिक में दे रखा है तो हम इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। उस टाइम पे जब इसकी रेलिवेंसी थी तो इंडियन डायस्पोरा का रोल मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में से इस टॉपिक को उठाया हुआ है। उस टाइम पे हमने इसको डिस्कस किया था सेल्फ रिलायंट बनने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए उनका रोल क्या है। लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे इंडियन डायस्पोरा का रोल फ्रीडम स्ट्रगल में कैसा रहा। तो पूछने को वो कुछ भी पूछ सकता है, इसीलिए हम इसको 360 पॉइंट व्यू से कवर कर लेंगे, ठीक है, सो दैट कि आपको कुछ भी पूछा जा सके आप उसके बारे में कुछ लिख सको। अदरवाइज तो जिस हिसाब से क्वेश्चन आता है उस हिसाब से उसको मैनिपुलेट करके लिखना पड़ता है। दैट मीन्स आपको स्टैट और करंट अफेयर्स दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले अगर आप अपना टॉपिक स्टार्ट करोगे तो आपको इंडियन डायस्पोरा पता होना चाहिए कि इंडियन डायस्पोरा किसको कहते हैं। इंडियन डायस्पोरा के बारे में इंट्रोडक्शंस देते हुए आप बोलोगे दिस इंक्लूड्स पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन और हु आर इंडियन सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड इधर टेम्परेरीली और परमानेंटली। एक्चुअली इसमें 3 कैटेगरीज आती हैं। एक आपके एनआरआईज होते हैं, दूसरा आपका ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया और एक होते हैं आपके पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर हम इसके बारे में जस्ट ओवरव्यू में बात करें तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि एनआरआईज जो होते हैं वो इंडिया के सिटीजन्स होते हैं लेकिन वो बाहर रहते हैं, रेजिडेंट्स नहीं होते। रेजिडेंट्स बनने के लिए उनको इंडिया में मिनिमम भी प्रीसीडिंग ईयर में 6 मंथ के लिए यहाँ पे रहना पड़ता है, ठीक है। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए अलग कंडीशंस हैं, उनके पास कोई इंडिया का सिटीजनशिप नहीं होता, वो किसी और कंट्री के सिटीजन हैं, लेकिन फॉरेन सिटीजनशिप उनको मिली हुई है, लेकिन वो किसी ना किसी टाइम पे भारत के सिटीजन रहे थे। ओसीआई एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई थी क्योंकि इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है और जो लोग बाहर रहते हैं वो किसी अगर और कंट्री की सिटीजनशिप लेते हैं तो इंडिया का सिटीजनशिप उनके पास नहीं रहता। तो उनको इंडियन सिटीजनशिप के राइट्स देने के लिए ओआईसी का कंसेप्ट लेके आए थे। बाकी इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेंगे जब हम अपने लक्ष्मीकांत पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी बस इतना पता होना चाहिए कि ये तीनों कैटेगरीज को इंक्लूड करके इंडियन डायस्पोरा बनता है। अगर हम स्टैट की बात करें तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली कितना इंडियन डायस्पोरा है फिगर्स के हिसाब से। अगर मैं वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट की बात करूं जो 2020 में आई थी वो तो ये बोलती है कि 17.5 मिलियन इंडियन डायस्पोरा है जो वेरियस कंट्रीज में स्प्रेड हुआ हुआ है। बात करें तो यूएस की है, यूके में है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स में है, साउथ अफ्रीका में है, सऊदी अरेबिया में भी हैं, कुवैत में है, श्रीलंका में, वेरियस कंट्रीज में जो है हमारे इंडियंस फैले हुए हैं। बिजनेसमैन भी हैं, वो लेबरर्स के तौर पे भी काम कर रहे हैं, हाईटेक प्रोफेशनल्स भी हैं, आईटी हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वेरियस फॉर्म्स में वो क्या करते हैं वहाँ पे काम करते हैं। तो लेकिन अगर मैं पार्लियामेंट्री कमेटीज की बात करूं जो रिसेंटली एक उनकी रिपोर्ट आई है वो 22 में आई है, उनका बोलना है कि हमारा जो इंडियन डायस्पोरा का फिगर है वो आपका 4.7 करोड़ के
अराउंड है, जिसमें आपके तीनों फिगर्स मिलाए जाते हैं, NRI, OIC एंड PIO। तो उसके बाद हम क्वेश्चन की रेलिवेंसी के हिसाब से अपने टॉपिक को जब हम लिखेंगे मेंस का आंसर उसी हिसाब से चेंज करेंगे। लेकिन अगर हम रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा की बात करें तो उनका रोल जो है वो चेंज हुआ है। इंडेंचर्ड लेबर से लेके इंडियंस आज के टाइम पे जो हैं वो आपके हाईटेक प्रोफेशनल्स हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर हैं। अगर हम बात करें कि कुछ कंट्रीज में तो वो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हैं, और अदरवाइज बहुत जो हाई प्रेस्टिजियस पोस्ट हैं, ऑफिशियल पोजीशंस हैं, वहां पे भी इंडियंस जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो इंडियंस ने ग्रो किया है अपनी योग्यता के हिसाब से, ठीक है। तो रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा किस तरह से वो प्ले करते हैं। इंडेंचर्ड लेबर, एक्चुअली ये जो जर्नी है बहुत पुरानी है, जब इंडियंस को ब्रिटिशर्स अपने अदर कॉलोनीज में प्लांटेशन जब करते थे वहां पे, तो इंडियंस को लेबरर्स बना के वहां पे भेजा जाता था। वो एक गिरिमितिया अरेंजमेंट था, मैंने यहाँ पे कॉर्नर में लिखा हुआ है, नीचे वो हमको स्लाइड में बाद में शो कर दूंगा। गिरिमितिया अरेंजमेंट एक ऐसा अरेंजमेंट होता था जहां पे जब दूसरी कंट्रीज में स्लेव्स जो होते थे वहां पे वो खत्म हो गए, तो इंडिया से फोर्स्ड लेबर के हिसाब से, बाउंडेड लेबर के हिसाब से लोगों को यहाँ से भेजा जाता था, जिसके हिसाब से ब्रिटिशर्स से एग्रीमेंट होता था कि वो वहां जाके काम करेंगे। तो ये गिरिमितिया अरेंजमेंट के अंडर होता था। रिसेंटली इंडिया में 2 प्रेसिडेंट आए हुए थे, एक सूरीनाम के प्रेसिडेंट आए हुए थे, ठीक है, और एक आपके गयाना के प्रेसिडेंट आए हुए थे। तो उन्होंने यही बोला कि इंडियंस के साथ ये हमारा जो रिलेशन है बहुत पुराना है, ठीक है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको गिरिमितिया अरेंजमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। अदरवाइज रोल जो है वो चेंज हो रहा है, इंडेंचर्ड लेबर से लेके हाईली प्रोफाइल क्या बन चुके हैं, वो पोजीशंस के ऊपर बैठे हैं जो बड़ा ही मेजर रोल प्ले करते हैं। तो हम पॉइंट्स देख लेते हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ ब्रांड इंडिया, इंडियन डायस्पोरा इंडिया ब्रांड को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है, क्योंकि वो इंडियंस जब दूसरी कंट्रीज में फैले हुए हैं, वो इंडियन कल्चर को, इंडियन क्यूजिन को लाइक करते हैं, वहाँ के खाना पीना पहरावा, उन चीज़ों को जब डिमांड बढ़ेगी दूसरी कंट्रीज में, तो वहाँ पे ब्रांड इंडिया प्रमोट होगा। सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि शेयरिंग ऑफ द एक्सपर्टीज एंड नॉलेज, इंडियंस पीपल जो होते हैं वहाँ पे जब दूसरी वेरियस कंट्रीज में जाके स्किल्स सीखते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, फिर उसको इंडिया के साथ शेयर करते हैं, जो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो डॉक्टर्स की एग्जांपल्स आप ले सकते हो। ड्यूरिंग कोविड-19 ऐसा देखने को मिला था, क्योंकि हमने वर्चुअल मीटिंग्स की और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, इंडियन डॉक्टर्स हैं, उन्होंने हमारे साथ क्या किया, नॉलेज शेयर की, कोविड पैंडेमिक को कैसे टैकल किया जाए। थर्ड पॉइंट में अगर बात करें तो रेमिटेंसेस की बात आती है। जो लोग वहां पे पैसा कमाते हैं वो भारत में भेजते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, फॉरेन रिजर्व्स हमें मिलते हैं विदाउट एनी एक्सपोर्ट, ठीक है। हमें वैसे तो अगर हम बाहर से फॉरेन रिजर्व्स लेना चाहें तो हमें पहले एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन जो इंडियंस होते हैं वो बाहर रह रहे हैं, वो क्या करते हैं, वहां पे इनकम गेन करके इंडिया में फॉरेन रिजर्व्स भेजते हैं, तो रेमिटेंसेस मिलते हैं। वहां पे एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताना पड़ेगा कि अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आ रही है वर्ल्ड बैंक की, वो ये बता रही है कि इंडिया में अभी $100 बिलियन जो है वो क्या हुआ है, इस बार एज अ रेमिटेंसेस मिला है 2022 में। उसके बाद हम बात करें फैसिलिटेटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ब्रिंग स्किल्स एंड नो हाउ नॉलेज एंड फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे भारतीय हैं जिन्होंने जो अपनी साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वहां पे जाके अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया है, वहां पे अच्छी अच्छी नॉलेज और स्किल्स सीखते हैं, फिर इंडियंस को भी सिखाते हैं। वहां पे जब इंडियंस और भी जाते हैं तो उनको भी जॉब्स मिलती हैं। उसके बाद है सिक्योर इन्वेस्टमेंट फ्लो, इंडियंस जो है वो इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लो बढ़ता है। डायस्पोरा डिप्लोमेसी का बात यह है कि वेरियस कंट्री जब वहां पे एक सफिशिएंट नंबर ऑफ इंडियंस हैं जो इफेक्टिवली उनकी पॉलिटिक्स में, उनकी इकोनॉमी में रोल प्ले करते हैं, तो उनको अपनी पॉलिसीज जो होती हैं वो इंडिया को देख के बनानी होती है। माना यह जाता है कि जब हमने 2005 में न्यूक्लियर डील की थी अमेरिका के साथ, तो उस टाइम पे भी इंडियन डायस्पोरा का बहुत बड़ा रोल रहा था। अभी भी अगर आप कनाडा वगैरह कंट्रीज की बात करो तो वहां की कंट्रीज की जो एजुकेशनल इकोनॉमी है वो पंजाबीज की वजह से या फिर इंडियंस की वजह से भी काफी ज्यादा डिपेंड कर रही है, तो उनको कुछ जो पॉलिसीज होती हैं वो हमारे इंडिया के ही फेवर से बनानी पड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि डायस्पोरा जो है वो डिप्लोमेटिक रोल प्ले करता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो वोकल पॉलिटिकल पोजीशंस में भी अभी इंडियंस हैं। अगर बात करें तो हिंदू अमेरिकन एक फाउंडेशन बनी हुई है जो वहां पे इंडियंस की वैल्यूज को प्रमोट करती है, या फिर उनके जितने भी इश्यूज होते हैं उनको प्रमोट करती है। वो उसी टाइम पे बनी थी जब
फर्स्ट टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये इंडियन डायस्पोरा कन्वेंशन को स्टार्ट किया था। उसके बाद अगर हम बात करें अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनको, अगर जहां पे डायस्पोरा डिप्लोमेसी जब बात करते हैं तो ब्रांड एम्बेसडर्स कह के भी इंडियन जो डायस्पोरा है उनको क्या किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इस तरह के वर्ड्स भी आपको अपने आंसर राइटिंग में मेंशन करने बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ये पता चलता है कि आपको करंट की भी नॉलेज है। अगर हम गवर्नमेंट एफर्ट्स की बात करें कि गवर्नमेंट इंडियन डायस्पोरा के लिए क्या कर रही है प्रमोट करने के लिए उनको, सो दैट को इंडिया को भी हेल्प करें, तो ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल बनाया गया है जहां पे वेरियस टाइप की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं जो उनको हेल्प कर सकती हैं। एक वैभव समिट करवाया जाता है, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट बोलते हैं। ये एक वर्चुअल समिट है जो हमारे इंडियंस बाहर रह रहे हैं, नॉन रेजिडेंट्स वगैरह, उन जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, एक प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे से बातचीत करते हैं। नो इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि जो यंग हैं, जिन्होंने कभी इंडिया को विजिट नहीं किया, उनके पेरेंट्स जो हैं वो काफी पहले इंडिया से बाहर चले गए, उनके जो उनके बच्चे हैं, उनकी आगे जनरेशन है, उनको इंडिया में बारे में जानने का मौका मिले, तो नो इंडिया करके प्रोग्राम चलाया गया। एक वेलफेयर फंड भी बनाया गया जिससे उन लोगों की वेलफेयर की बात की जाती है। सपोज करो वहां पे कोई उनको इश्यूज आ रहा है तो इंडिया उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है। आउटरीच प्रोग्राम बनाया गया कि वहां पे बैठे लोगों को इंडिया के बारे में भी पता चलता रहे। लेकिन वेरियस टाइप के कंसर्न्स जो हैं वो हमें एड्रेस करने पड़ेंगे। वो वेरियस टाइप के कंसर्न्स क्या हैं? स्प्रेड टू लिमिटेड कंट्रीज। अभी जो स्प्रेड है फिर भी लिमिटेड है, कुछ और कंट्रीज में भी हमें स्प्रेड की बात करनी चाहिए। स्पेशली हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रीजनल रेगुलेटरी हर्डल्स हैं। रेगुलेटरी हर्डल्स में रेड टेप का इशू है, करप्शन का इशू बहुत ज्यादा है। एफडीआई लिमिट गवर्नमेंट ने इंपोज कर रखी है कि इंडियंस लोग कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, तो इन्वेस्ट नहीं करते। इसके अलावा अगर हम बात करें, उनको कुछ राइट्स नहीं दिए जाते सिटीजन्स के इक्वल इंडिया में। स्पेशली हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 16 में जो उनको राइट्स हैं वो नहीं मिलते। सेकंड थिंग बात ये होती है कि लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होता है, रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। वहां पे बहुत सारे लोगों की अब डेथ वगैरह का भी चलता है कि वहां पे रिलीजियस इंटॉलरेंस होने की वजह से उनको मार दिया जाता है। तो इस तरह के वेरियस टाइप के इशू हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हमारे इंडिया में भी जब रिलीजियस इंटॉलरेंस होती है तो उन लोगों को वहां पे भी फेस करना पड़ता है। जैसे अभी यहाँ पे एक इशू हुआ था कि एक पर्सन है, वहां हम नेम लेके बात नहीं करेंगे, कि उन्होंने किसी मुस्लिम्स कम्युनिटी के ऊपर कमेंट किया, तो जिसकी वजह से जो अरब कंट्रीज हैं जहाँ पे जो मुस्लिम देश हैं तो उनमें जितने हिंदू रह रहे थे उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो इस तरह की जो चीजें हैं उन चीजों को हमें एड्रेस करना पड़ता है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम बात करें करंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे लिए टॉपिक और क्या बन सकता है, हम एक मिनट एक न्यू स्लाइड लेके उसमें बात करेंगे। इसमें हम देख लेते हैं कि रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन फ्रीडम स्ट्रगल। मैं आपको ये दिखा देता हूं। जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है नीचे उस स्लाइड में आपको मिल जाएगा। इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में रेफरेंस के लिए। जितने मैंने गवर्नमेंट एफर्ट्स के बारे में बात की है एंड कंसर्न्स के बारे में बात की है, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको दोबारा से वीडियो को सुन के यहाँ पे रेफर कर सकते हो। अभी हम स्पेशली बात करेंगे रोल ऑफ इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल में। हम उनका रोल डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे तो महात्मा गांधी जी से स्टार्ट करोगे पॉइंट नंबर 1 से, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में अप्रॉक्सीमेटली 2 डिकेड्स वो वहाँ पे रहे और उन्होंने इंडियन पीपल्स के लिए अगेंस्ट अपार्थाइड जो वहाँ पे एक मूवमेंट चली थी
कि जहाँ पे रंग भेदभाव होता था उसके खिलाफ काफ़ी कुछ किया, और जो यहाँ पे उन्होंने बाद में इंस्ट्रूमेंट्स फाइट के लिए यूज़ किए जिसको हम सत्याग्रह बोलते हैं, वहीं पे उन्होंने ये चलाया था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था, जिसकी बदौलत उन्होंने इंडिया में भी इस चीज़ को लेके फाइट किया, ठीक है। और इंडियंस की आज़ादी की बात की, जब उन्होंने ये वाले व्यूज वहाँ अदर कंट्रीज में उठाए तो अदर कंट्रीज में जो लोग थे उनको भी इंडियंस की कंडीशन का पता लगा और वो भी इंडियन के सपोर्टर्स बने। तो महात्मा गांधी जी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इनका ही आंसर राइटिंग में नेम आएगा, क्योंकि इन्हीं के नेम से जो हमारा यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 9 जन को, 1915 में ये वापिस आए थे, ठीक है। तो इनके नेम से स्टार्टिंग करेंगे। फिर अभी एक और नाम न्यूज में है, श्याम कृष्ण जी वर्मा। उन्होंने वहां पे एक तो न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था ब्रिटेन में 1905 में, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के नाम से। इसको हमने करंट अफेयर की वीडियो में भी कवर कर रखा है, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट एंड द इंडियन हाउस, द इंडिया हाउस। वहां पे क्या होता था कि जो इंडियंस यहाँ से बाहर गए हुए थे, ब्रिटेन में रह रहे थे, वो जो इंडिया की इंडिपेंडेंट के कॉज के लिए सोचते थे कि इंडिया को आज़ाद करवाना है, तो वहाँ पे बैठते थे, मिलते थे, डिस्कशंस करते थे कि क्या होना चाहिए। तो श्याम जी कृष्ण जी का रोल यहाँ पे मेंशन करेंगे, उनका एक न्यूज़पेपर का और एक उन्होंने जो बनाया था हाउस, उसके बारे में। फिर हम बात करेंगे मैडम भिक्काजी कामा के बारे में, वो भी इनके साथ मिलके उन्होंने द होम रूल, इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाई थी, जिससे वो इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए प्रमोट कर रहे थे। वहां पे इस चीज को प्रमोट किया जा रहा था कि ब्रिटिश इंडिया में इंडियंस को सेल्फ रूल का क्या मिले, राइट मिले। फिर हम पॉइंट नंबर जब 4 की बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 4 में हम बात करेंगे गदर मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी स्पेशली पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहां पे सैन फ्रांसिस्को में इस पार्टी का न्यूज़पेपर भी बनाया गया था, ऑफिस भी बनाया गया था। इससे रिलेटेड जितने हमारे लीडर्स हैं उनकी हम बात करेंगे जिन्होंने ये स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की बात करते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी में मोहन सिंह जी का नाम, जिन्होंने ये स्टार्ट किया था मालयन पेनिनसुला में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, जिन्होंने इस आर्मी को लीड किया और इंडिया को आज़ाद करवाने के लिए मेन रोल प्ले किया। ऐसे बहुत सारे और नेम्स हैं फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जिनको आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जब आप अपने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको बहुत सारे नेम्स याद आएंगे जिसको आप यूज कर सकते हो आपके इस आंसर राइटिंग में। तो स्पेशली पंजाब पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब हम गदर पार्टी का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे भी हम इस चीज को डिस्कस कर लेंगे कि किन्होंने स्टार्ट किया था, क्या उनका डिटेल में इंस्ट्रूमेंट्स क्या यूज किए थे, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी थी इंडिया को आजाद करवाने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस बार का, क्योंकि ये कन्वेंशन बाईएनुअली होती है, 2 साल बाद होती है। तो इस बार के या तो यूपीएससी के मेंस में पूछा जा सकता है या फिर आपका पीसीएस मेंस में पूछा जा सकता है। एक बात और, काफी बच्चे सोचते हैं कि अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया। नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ नहीं होता उस समय पे तो आप अपने प्रीलिम की प्रेपरेशन के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेडली पढ़ोगे, क्योंकि पंजाब में सीसेट भी एक बड़ा इशू है कि उसको भी वो क्वालिफाइंग नहीं है, वहां पे भी आपको मेरिट में आना होता है। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी चीजों को पढ़ते रहिए। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आपको प्रीलिम की अच्छे तरह से समझ आएगी। बाकी किसी टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि पहले हमें वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।